हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर 1 में जितना हो गया था उसके आगे का। हमने कुछ चीज़ें समझी, क्या क्या कुछ पॉइंट्स जो है रिकैपिचुलेट कर रहे थे। कैसे कि सबसे पहले बात हमने पढ़ी कि अगर करंट कैरिंग वायर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और उसको हमारे ऑस्टेड साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके पता लगा लिया कंपास से। ठीक, और फिर हमने देखा अगर स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं और वो उस वायर को सेंटर मान के सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड चलता है। हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझा, ये सारी बात समझ में आ गई। और हमने एक और चीज़ डिस्कस करी थी कि हमारे पास जो कंडक्टर है उसके शेप के हिसाब से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वेरी करती हैं। मतलब जो शेप होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन में अगर स्ट्रेट वायर था तो हमने देखा कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, ये तुम्हारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है तो इसके अराउंड सर्कल से बन के इसको सेंटर मान के कंसेंट्रिक सर्कल्स बने होंगे और वो सारे सर्कल्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे हैं। ठीक, अब मैंने यहाँ पर जो सेकंड है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पता लगाने को, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू सर्कुलर लूप, यानी कि जो सर्कुलर लूप, क्या बात समझो कि अगर कोई वायर है उसका मैंने सर्कल बना दिया। ठीक, जैसे यहाँ पर रेड कलर में मैंने इस वायर को शो करा है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन देखो, यहाँ से स्टार्ट है, ऐसे फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है करंट की डायरेक्शन। ठीक, तो रेड से मेरा क्या है, वायर का, रेड से शो करा है मैंने वायर जिसमें क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, मान लो आई करंट है इसके अंदर। ठीक, और जो ब्लैक इंक है, ब्लैक इंक से मैंने शो करा है तुम्हारे को कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ये सब डिस्कस करा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनविजिबल होती है, हम ऐसे नहीं देख सकते हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। वो सारी चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंट से पता लगाई है। ठीक, तो देखो कंसेप्ट इसमें भी क्या लग रहा है कि क्योंकि ये देखो, आप सबसे पहले अगर हम इतना पार्ट लेते हैं सर्कुलर लूप का जो रेड कलर का हमें दिख रहा है। ठीक, तो ये वायर में ये एक स्ट्रेट वायर मान सकते हैं, तो इसको सेंटर मान के पूरे जो सर्कुलर लूप है थ्रू आउट में सर्कुलर शेप में क्या है, करंट क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ऐसे समझो जैसे ये है ना, तो ये तुम्हारे पास है एक पार्ट सर्कुलर लूप का, तो इसको सेंटर मान के इसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है। ठीक, अब जब ये ऐसे बेंड करा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट कर रही है, ऐसे बेंड करा तो इसके सामने मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट कर रही है और नीचे आके मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है। बात समझने की ये है कि जो हमारे पास वायर है उसको सेंटर मान के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रही हैं। ठीक, तो हमने जब शेप बनाया, ठीक, तो हमने देखा कि जब जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आएंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो जा रही है और जैसे ये है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी तो उनका जो ओवरऑल मतलब डायरेक्शन आनी चाहिए तो वो डायरेक्शन आ रही थी ये। ठीक, और देखो पोल्स पे क्या है, डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर वायर बेंड कर रहा है और यहाँ पे ज़्यादा सर्कल्स घूम रहे होंगे। ठीक, तो ये पोल्स मान समझ सकते हो। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो चल रही होगी इनसाइड द लूप। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अगर हम सर्कुलर लूप की बात करते हैं। सिर्फ तुम्हें ऐसा डायग्राम समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि वायर है तो उसके अराउंड सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, और सेंटर किसे मानोगे तुम, जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, अच्छा, और मैंने ये भी डिस्कस करा कि मैग्नेटिक फील्ड को तुम किससे डिनोट करते हो, बी से, और इसकी यूनिट टेस्ला होती है हायर के लिए, और अगर स्मॉलर टर्म्स में बात करें तो गॉस होती है। स्मॉलर टर्म्स मतलब 10⁻⁻⁴, 10⁻³ इस तरह से। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर सबसे पहली बात करंट के प्रोपोर्शनल होगा
क्योंकि जितना ज़्यादा करंट होगा वो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही वो अट्रैक्ट कर रहा होगा जो भी ऑब्जेक्ट उसके आसपास आता होगा, है ना। क्योंकि देखो जैसे स्ट्रेट कंडक्टर था, मैंने कहा अगर तुमने आई इंक्रीज करा तो इसके पास कंसेंट्रिक सर्कल्स की जो वैल्यू है वो क्या है, और इंक्रीज हो जाएगी, डेंस हो जाएंगे, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, करंट बढ़ने से कंसेंट्रिक सर्कल्स की स्ट्रेंथ जो बढ़ी है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना, जब भी करंट इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज होगा, ठीक। तो सर्कुलर लूप में ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें पॉइंट है कि डिस्टेंस, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखना, जितना ज्यादा हम करंट कैरिंग वायर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक तो पहली बात कोई प्रॉपर मैग्नेट नहीं होती, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इतना वीक कि वो किसी मैग्नेटिक कंपास की नीडल को मूव कर सकता है ना। तो डिस्टेंस जाने पर इसमें भी दूर होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस आने के हम बोलते हैं एन। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स। इसका मीन्स कि अगर मेरा सर्कुलर लूप ये है ना, ये है सर्कुलर लूप, तो इसमें मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, ठीक, और ज़्यादा जो है इस ये वायर है इसके और सारे सर्कुलर लूप्स बना दूं, तो जितने ज़्यादा सर्कुलर लूप्स हो जाएंगे, अब तुम इस बात को समझो कि मान लो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये सर्कुलर लूप स्टार्ट हुआ, पहला लूप करंट फ्लो कर रहा है, फिर उसके बाद ये दूसरा लूप। बात समझने वाली है कि जैसे जैसे करंट में सर्कुलर लूप बढ़ेंगे तो हर एक वायर का, देखो सबसे पहले इस वायर को देखो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके बाद इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब 3D डायग्राम समझने के लिए ऐसे समझो जैसे एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में ऐसे सिंबल होता है, ऐसे ऐसे घूमते हुए जाते हैं, आपस में कोई क्रॉस नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई किसी को टच नहीं कर रहा, 3D शेप समझो, है ना, कि स्प्रिंग लगातार बनती जा रही है ऐसे। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों? क्योंकि हमारे को पता है कि जितने टर्न्स होंगे उतना ही करंट ज़्यादा होगा। अब इन सब की डायरेक्शन तो ऐसे ही बढ़ती जाएगी, जैसे ये हमारे पास शेप है ना, तो बीच वाले पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो बी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक। ये बात समझ में आती है कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने पे बी की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो ये तुम्हारा दोनों कंसेप्ट है जो तुमने कंसेप्ट बिल्ड करा कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है उसके परपेंडिकुलर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उस वायर को सेंटर मान के कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं, है ना। ये वायर था, तुमने इसको सेंटर माना और फिर सर्कल्स बनाए, ठीक है। तो ये जो सर्कल्स बन रहे हैं ये सारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में क्रॉस नहीं कर रहे एक दूसरे को, जस्ट 3D शेप में समझने की कोशिश करो। और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, जैसे हमारे पास स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग या जिसको चेंज कर सकते हो, ठीक। तो सर्कुलर लूप की बात तो ये सारी ये रही, ठीक। अब हमने ये सर्कुलर लूप का पढ़ लिया तो हमारे लिए आसान हो जाता है एक टर्म पढ़ना, सोलेनॉइड, ठीक है। अब जब सोलेनॉइड बोला है तो एक नया वर्ड है, तो सोलेनॉइड डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, अब अगर मुझे सर्कुलर लूप की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, वो सब चीज़ें समझ में आ गई, तो उस कंसेप्ट को हम यहाँ पर सोलेनॉइड में लगाएंगे, ठीक है। अब सोलेनॉइड एक वर्ड नया है हमारे लिए, क्योंकि देखो सर्कुलर लूप ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम सुन लेते हैं। तो सोलेनॉइड क्या है, सबसे पहले सोलेनॉइड समझो, ठीक है। सोलेनॉइड क्या, आ करंट carrying insulated copper wire having n turns of circular loop। मतलब कि n टर्न्स यहाँ पर कितनी भी हो सकती है। देखो जैसे ये सर्कुलर लूप है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, एक सर्कुलर लूप हुआ। अब ये कितने भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ कितने बनाया वो मैटर नहीं करते, तुम्हें समझनी क्या बात है कि अगर एक करंट कैरिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, तो पहले इस वर्ड समझो इंसुलेटेड। इंसुलेशन क्या होता है कि अगर मेरा कोई वायर है वो कंडक्टिंग है, मान लो कॉपर का है, ठीक, तो जो प्योर कॉपर होता है वो शाइनी होता है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, ठीक।
अब अगर हम वायर्स यूज़ कर रहे हैं तो हमने देखा होगा कि उन पर एक कोटिंग होती है पीवीसी की, या जो भी हमारे पास कुछ मटेरियल है जिस रबर टाइप का होता है ना, तो उसकी जो कोटिंग है वो रेड ब्लू जैसे भी हो सकती है। अब उसकी कोटिंग की जाती है जो हमने वायर नॉर्मली देखे हैं, ताकि जो कंडक्टर है हमारे अंदर, अगर हमने वायर टच करा है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, क्योंकि ये क्या हो, इंसुलेशन हो, इंसुलेटेड कवरिंग, है ना। अब यहाँ पर जो कॉपर वायर यूज हुआ है वो इंसुलेटेड, उसमें ऐसा तो नहीं है जो तुमने नॉर्मल देखा है वैसा कुछ भी नहीं है। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब कि ये प्योर कॉपर वायर है, इसके ऊपर एक हल्की सी लेयर किसी दूसरे ऐसे मेटल की, है ना, जो कि इंसुलेट करे उसे, मतलब कंडक्ट ना। आप देखो बीच वाले वायर से तो कंडक्ट हो जाएगा, तुमने बैटरी कनेक्ट करी तो ऊपर एक हल्की सी पतली सी लेयर होती है डार्क ब्राउन कलर की, ठीक है, डार्क ब्राउन। अगर मार्केट में कभी जाओगे तो गॉज में हमारा जो है कॉपर वायर की वो होती है, गॉज में हम नापते हैं कि कितनी उसकी थिकनेस है। थिकनेस के अकॉर्डिंग मैंने करा था एक बार, जब मैं 10th में था, मैंने अपना एक प्रोजेक्ट करा था इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर, तब मुझे पता चला था कि हम जो कॉपर वायर है उनको गॉज में बोलते हैं। गॉज क्या नापता है, थिकनेस, ठीक है। तो ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है कि अगर कॉपर वायर कभी खरीदने जाओ तो तुम्हें कॉपर वायर, एक तो नॉर्मल तुम्हें पता है जो हम इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं, उसमें रेड ब्लू कलर ऐसे ग्रीन की कवरिंग होती है। मैं उन वायर्स की ना बात करके उनकी बात कर रहा हूँ जो गॉज में बिकते हैं थिकनेस के अकॉर्डिंग, और उनके ऊपर एक पतली लेयर होती है डार्क ब्राउन कलर की, और उसके अंदर होता है शाइनी कॉपर, ठीक। तो यहाँ पर वो वायर यूज करा गया है, कवरिंग नहीं है, और यहाँ पर इंसुलेशन की एक लेयर है, ठीक। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर समझ में आ गया, इसमें एंड टर्न्स है सर्कुलर लूप के, ठीक। तो सबसे पहले अगर मुझे जनरेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमें इसको करंट देना पड़ेगा। अब ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि ये कंडक्टर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ये दोनों चीज समझ में आती है। तो मैं यहाँ पर जो है एक बैटरी अटैच करता हूँ इसमें, ठीक। वायर को हम क्या करते हैं, रेड से शो करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये बैटरी हो गई, ये स्विच हो गया, एंड यहाँ पर ये लूप के एंड से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक। करंट जनरेट होगा, बैटरी देगी, इसमें करंट फ्लो करेगा, है ना। डायरेक्शन समझते जाओ, ऐसे आएगा फिर ऊपर जाएगा, दोबारा ऐसे आएगा ऊपर जाएगा, तो मतलब पूरे लूप में किसी तरीके से करंट जो फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आ रही हो, फिर बाद में आखिर में यहाँ से निकल रहा होगा, ठीक है। देन वापस स्विच से कन्वर्ट करके बैटरी में जा रहा है जो 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। अब यहाँ पर करंट के फ्लो करने से तुमने ये बात समझी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो अगर मैं इस लूप के लिए बात करूं तो तुमने क्या समझा था कि अगर ये लूप है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा हो रही है और डायरेक्शन ऐसे है, सही बात है। तो इसका भी कुछ ऐसा ही होगा, है ना। तो तुमने क्या देखा, आप देखो यहाँ पर, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे थी, यहाँ पर डायरेक्शन अलग है। तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि इनसाइड द, यहाँ पर इसके अंदर जो सेंटर पे होगा उसकी डायरेक्शन कैसी है, ये जा रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ, है ना। और जो इसके बाहर है, अब क्योंकि बाहर भी होने वाली है तो इसे हटा के हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हैं। ये तो समझाने के लिए था ताकि तुम याद करो सर्कुलर लूप में कैसे हमने चीजें डिस्कस करी थी। अब तुम्हें ये जो डायग्राम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख के कुछ याद आ रहा होगा, याद आ रहा है पुराना लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस करा था बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस को। बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस भी तो कुछ इस तरीके से ही थी, बिना एक दूसरे को क्या कहते हैं क्रॉस किए, एकदम क्लोज लूप्स बन रहे हैं इनसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट क्या है, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक, और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, ठीक। तो एक सोलेनॉइड, तुम ये क्या देख रहे हो कि एक सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड बात समझ में आई कि एक करंट कैरिंग वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होगा, उसके एंड टर्न्स होंगे, है ना। सोलेनॉइड का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, और जैसे कुछ बड़ा हमें आयरन का ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है उन सब चीज़ों में। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सब तुम समझोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने वर्ड बोल दिया है तो इसी के साथ साथ उसको समझेंगे, ठीक।
अब यहाँ पर तुम्हें इसमें समझने की बात क्या हुई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सर्कुलर लूप की सिर्फ एक सिंगल आ रही थी। अब इसकी क्या है, आपस में एक दूसरे से, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, साउथ नॉर्थ एक बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। ठीक, अब बार मैग्नेट और इसमें अंतर क्या है ना, बार मैग्नेट और सॉलिनॉइड में तुम अंतर क्या देख रहे हो, अगर तुमने स्विच ऑफ कर दिया, ठीक, अब तुमने स्विच ऑफ कर दिया तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी, तो आंसर है नो। क्यों नहीं दिखेंगी, क्योंकि भाई करंट फ्लो हो रहा है तभी तो हमने मैग्नेटिक फील्ड समझा, क्योंकि ये चीज ऑब्जर्व करी गई कि करंट फ्लो हो रहा है, अलग अलग शेप है कंडक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब अगर मैंने स्विच ही ऑफ कर दिया, ओपन हो गया स्विच, तो यहाँ पे नो करंट फ्लो कर रहा है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑब्जर्व होगी। पर बार मैग्नेट में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी कुछ वो होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड का समझा करंट के केस में, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर अब मैं बड़े वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगा देता हूँ तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I तुमने पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज़्यादा, करंट उतना ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आ गया यहाँ पे। ठीक, तो जब ये V वोल्टेज ज़्यादा है, करंट ज़्यादा होगा। अब करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि तुमने ये चीज़ पढ़ी है इस चैप्टर में कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा करंट की वैल्यू उतना ज़्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वेरिएबल। और इसका वेरिएबल यूज क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग जितनी स्ट्रेंथ की मैग्नेट चाहिए हम वो जनरेट कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट से हमारे पास आया काम इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, अब इलेक्ट्रो माने तुमने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी और उससे क्या जनरेट करी, मैग्नेट। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या आया, अब उन्होंने क्या करा कि अब देखो ये वायर है तो इसमें क्या है, ये होलो है। होलो कैसे, अगर तुमने एक स्प्रिंग देखी होगी तो बीच का गैप तो खाली होगा, वहाँ मैग्नेटिक लाइंस होंगी। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं अब जो है ऐसा करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में समझ में आ गई। तो अब मैंने एक आयरन का वो लिया, ठीक है, अब तुम ऐसे तो मैं अलग समझा रहा हूँ। ठीक, ये था सॉलिनॉइड। अब इसके अंदर इन्होंने इंसर्ट करा एक आयरन रॉड, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का रॉड। ठीक, एंड देन उसमें करंट को उसमें अटैच करा। ठीक, अब ये सॉफ्ट आयरन का पूरा रॉड इसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक, अब इस सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों करा, क्योंकि ये मैग्नेटाइजिंग मटेरियल है, मतलब कि अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ। ठीक, तो इसमें जब इंसर्ट करा तो ये सॉफ्ट आयरन क्या बन गया, एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगा। ठीक है, क्योंकि हमें अभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, अब हमें क्या चाहिए, एक बेस चाहिए। ठीक, तो इस बेस का यूज क्या किस लिए करा गया कि ये सॉफ्ट आयरन क्या है, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, मतलब ये मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेगा सॉफ्ट आयरन। और ये कब तक करेगा, जब तक कि मेरा ये जो मैग्नेट है या इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, ये स्विच जब तक कनेक्टेड है, बैटरी में पावर है, अगर स्विच ओपन हुआ तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा जो तुमने इतना सारी कंसेप्ट समझा कि करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये सब होगी। अब स्विच ही तुम्हारा ऑफ है और अगर मैं ऑन कर दूं तो तुम्हारा दोबारा से जो है स्ट्रेंथ वेरिएबल हो जाएगी। यहाँ बार मैग्नेट में स्ट्रेंथ कांस्टेंट है। तो इसका एप्लीकेशन सबसे पहली तुम्हें यही समझ आ जानी चाहिए कि मैं स्ट्रेंथ बदल सकता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट की अपने अकॉर्डिंग। तो फिर कितना भी हैवियर मेटल हो, हैवियर आयरन हो, अगर मुझे उसे लिफ्ट करना है, आयरन के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं उन्हें लिफ्ट करना है, जहाँ पर एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, तो उस यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की अलग अलग चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जगहों में यूज़ होता है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं उनमें यूज़ होता है, उसका कंसेप्ट भी समझोगे चैप्टर में। ठीक, उसके बाद समझोगे कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करती है। अब ये बताओ कि ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि तुम्हें समझना क्या है, सर्कुलर लूप समझो, उसके बाद सोलेनॉइड का
कंसेप्ट समझो, ठीक है। अब इसको दोबारा से जो है स्टार्टिंग से वीडियो देखना, दोबारा से देखो, जितनी बार देखोगे उतनी बार जो है कंसेप्ट बिल्ड होगा, कैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का हमने कैसे इसका कंसेप्ट यूज़ करा, क्योंकि यहाँ तो इस टाइम कॉन्स्टेंट थी, अब हमें चेंज करनी है तो वेरिएबल करंट इंक्रीज करके बढ़ा सकते हैं। और दूसरा टर्म क्या होगा, अब तुमने ये बात समझ ली कि भाई पहली चीज़ होगी मैग्नेटिक फील्ड में करंट इंक्रीज कर दूँ, और दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दूँ, #2, है ना, कि अगर मैं और ज़्यादा टर्न्स कर दूँ तो उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, क्योंकि यहाँ डेंसिटी और बढ़ती जाएगी। तो यही सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान में रखनी है चीज़ें, आसानी से पूरा चैप्टर स्मूथली होगा, बस कंसेप्ट बिल्ड ऐसे ही करते रहो, ठीक। अब आगे कंसेप्ट देखते हैं, बोलो। सो हमने डिस्कस करी चीज़ें कि मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप का क्या था, सोलेनॉइड, उससे कंसेप्ट आया, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जिसका एप्लीकेशन है वो था इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक। अब ये सब कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम और क्या चीज़ें देखते हैं कि सबसे जनरल समझते हैं, ठीक। इस एक बार को ये जो हेडिंग है या ये जो सिलेबस के अंदर कंसेप्ट है उसको छोड़ के बात समझते हैं कि अगर मैंने एक बार मैग्नेट ली है, ठीक है, बार मैग्नेट, अब इसकी फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, नॉर्थ टू साउथ, ये बात हमने समझ ली है, और अंदर कैसे होंगी, साउथ टू नॉर्थ, है ना, और ये क्लोज लूप्स बनते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि डायरेक्शन दो अलग अलग होंगी। सो हम ऐसा पॉसिबल नहीं करने दे सकते, वो तुम हायर क्लास में पढ़ोगे, है ना। अब देखो तुमने क्या देखा, अगर ये बार मैग्नेट है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे जनरेट हो रही है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, ये बननी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलना चाहिए मुझे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है ना। अच्छा, इसका नाम है करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। अब मान लो यहाँ पर एक है, दूसरे कलर से शो करते हैं, ठीक, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ये रेड कलर से शो हो रहा होगा, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक। अब इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुमने क्या समझी थी कि अगर करंट की डायरेक्शन थंब है तो जो मेरी कर्ल फिंगर्स हैं इनका मीन्स ये फिंगर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर तुम इस डायग्राम में देखो तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, ये थंब की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो अगर हम 2D में 3D को समझें तो सर्कुलर शेप में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, है ना। और एरो कैसे दिखाओगे कि करंट ऐसे जा रहा है तो ये मेरा ऐसे है, सो ये करंट की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऐसे ऐसे, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और करंट क्या है, रेड कलर में फ्लो हो रहा है, ठीक। तो ये मेरा रेड कलर से मैंने शो करा है करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में। करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है इस सर्कुलर शेप में, और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रही है करंट कुछ इस तरीके से, है ना। अब इस बात को समझने के लिए तुम ऐसे समझो कि अगर ये दो पर्सन है, ठीक है, इन्होंने आपस में एक बॉक्स लगा रखे हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा छोटा मान लेते हैं तो समझने में आसानी हो ना। दो, एक ने ऐसा बॉक्स पहन रखा है, इसने ऐसा बॉक्स पहन रखा है। अब जब ये दोनों पास में आए, ठीक, तो इसका बॉक्स बड़ा है और इसका बॉक्स छोटा है, ये दोनों आपस में क्या है, टकराए, ठीक। अब जब ये दोनों आएंगे, है ना, टकराएंगे, तो तुम्हें क्या पता है कि जो बड़ा वाला है वो इस छोटे पे क्या लगा रहा होगा, फोर्स, तो वो थोड़ा दूर चला जाएगा, ठीक। एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स क्यों लगा रहा है, क्योंकि जब ये पास आए तो इसका जो है ज़्यादा होगा वेट, या ज़्यादा इसके पास वो है, क्या कहते हैं, मैटर समझ लो, तो इसको क्या फोर्स लगा के दूर कर रहा होगा। अब यही कंसेप्ट तुम्हें यहाँ समझना है कि यहाँ पर बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ये बात हम समझ सकते हैं। और स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कब ज़्यादा होगा, जब
करंट की वैल्यू ज़्यादा हो। तो अभी मान लेते हैं करंट की वैल्यू कम है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना छोटा ही हैगा, ठीक। सो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है किसी भी बार मैग्नेट के, या कोई सोलेनॉइड भी हो सकता है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सर्कुलर लूप सुना दूँ तो उसकी भी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुमने यह देखा कि जैसे बार मैग्नेट की होती है वैसे ही सेम उनकी होती है। सो अब यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर इसके अंदर आ गया है, तो यहाँ पर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 2% लिए थे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम समझ लो बार मैग्नेट की, बार मैग्नेट था और ये था मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। अब करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है कम, इसका मैग्नेटिक फील्ड है ज़्यादा, तो कौन फोर्स ज़्यादा लगाएगा, ये वाला। और किस पे लगाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, यानी कि ये एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स F और जो है मूव करेगा, या तो वो उससे दूर हो जाएगा या मतलब उसके मैग्नेटिक फील्ड में आ जाने से इसका मैग्नेटिक फील्ड जाएगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसको वो अलग करके या तो इधर फोर्स जो है इसको बाहर निकालने की डायरेक्शन लगाएगा, ठीक। तो यानी कि अब तुम हेडिंग समझो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसका, बार मैग्नेट का। अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स F। उसको समझाने के लिए मैंने 2% का एग्जांपल लिया। ये क्या है, जिसका साइज बड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, ये किसका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट की, और ये है करंट कैरिंग कंडक्टर। अब क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, अगर दोनों पास आते हैं तो यहाँ पर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो इसी फोर्स को हमें समझना है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सके तो अच्छी बात है, ठीक। अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस है ये किस बात पे डिपेंड करेगा, किस बात पे, कि अगर मेरे करंट की वैल्यू क्या हो जाए ज़्यादा, ठीक। अब करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। सो हो सकता है कि इसका जो स्क्वायर है वो और बड़ा हो जाए इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट से। क्यों, क्योंकि बार मैग्नेट की हमने बात पढ़ी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट होती है, और हम करंट कैरिंग कंडक्टर की जितनी करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा, है ना, कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि B प्रोपोर्शनल टू I होता है। लेकिन बार मैग्नेट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना। सो अगर हमने यहाँ पर करंट बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, है ना। सो तुमने क्या समझा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है करंट के, मतलब जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर मैं करंट इंक्रीज कर दूं सो ये मेरा जो बार मैग्नेट है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगी करंट, है ना। ये बात समझ में आ गई। और किस बात क्या समझ में आई कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, ये दोनों तो आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे भाई, करंट बढ़ेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो मेरे फोर्स एक्सपीरियंस जो कर रहा है ऑब्जेक्ट फोर्स, वो किस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अब वो कौन बताएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर या बार मैग्नेट जो मैंने लिया है, या कोई भी। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हर बार बार मैग्नेट नहीं होगी, यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकती है, क्योंकि सबकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। लेकिन हम पढ़ेंगे किसके लिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स को हमें पता लगाना है। सो ये दोनों बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि करंट कैरिंग करंट बढ़ने से इस पे फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से इनके बीच में कोलिजन की जो वो वैल्यू है वो बढ़ेगी, तो और ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों कंसेप्ट अगर क्लियर है ना। अब इसकी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन, कि फोर्स एक्सपीरियंस कब करेंगे, जब वो पैरेलल ना हो, है ना। देखो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और इसकी ऐसे है। अब इसकी डायरेक्शन ऐसे है कुछ, और इसकी डायरेक्शन तुम्हें समझ में आ रही होगी ऐसे है या फिर ऐसे है ना। समझो इस बात कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तुम ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर मैं स्ट्रेट ले लूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर की या तो इस डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि सर्कुलर शेप है। तो इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर, क्योंकि तुमने 90 डिग्री समझा होगा। अब परपेंडिकुलर है तो हाँ भाई इसमें फोर्स एक्सपीरियंस होगा,
अब अगर मैं हमारे पास अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा ले लेता हूँ, अब इसी के अंदर इसी के फील्ड में मैं लेता हूँ एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस शेप में, ठीक है, आई फ्लो कर रहा है ना। सो सबसे पहले इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये सब हटा दो, ये चीज़ें समझ में आ गई, है ना। तो इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर मैं फ्लेमिंग्स का जो हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था उसमें क्या था, ऐसे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड द बोर्ड, मतलब इनसाइड द प्लेन, मतलब ऐसी डायरेक्शन होगी, ठीक है। और वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज, ठीक। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है और ऐसे घूम रहे प्लेन में, समझने के लिए तुम समझो। सो इसकी भी डायरेक्शन ऑफ करंट ये है और साथ में मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट का, इसकी भी डायरेक्शन यही है। यानी कि अब जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये क्या है, पैरेलल कह सकते हैं। सो पैरेलल है तो ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, फोर्स जीरो होगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, है ना। सो अभी मैंने बहुत ही सिंपल कंसेप्ट से तुम्हें समझाया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल है, क्रॉस करें एक तरीके से, तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स इक्वल टू राइट, मतलब होगा एक्सपीरियंस। और जब ये पैरेलल होंगे इस केस में यहाँ पर फोर्स होगा जीरो, ठीक, यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। अभी तुम ऐसे समझ सकते हो, है ना। ये सबसे मैंने एक्सपीरियंस जो है दोनों मैग्नेटिक फील्ड लेके समझाया है। सो तुम ऐसे समझो, इनकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा एक दूसरे का, बस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे होंगे, ठीक। तो ये दोनों कंसेप्ट जो है नोट कर लेना कि फोर्स एक्सपीरियंस कब करेगा, जब परपेंडिकुलर हो। पैरेलल के केस में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता। मैं चाहूँ तो तुम्हें वो फॉर्मूला लिखा सकता हूँ जो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला होता है, कॉस 90 कॉस 0, लेकिन अभी तुम्हें साइन थीटा नहीं यूज़ करना। हायर क्लास में जाओगे तो अपने आप चीज़ समझ जाओगे। सिर्फ ये एक तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनके डायरेक्शन को समझ के तुम समझ सकते हो कि पैरेलल में फोर्स जीरो होगा और परपेंडिकुलर या दूसरी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होता है। साइन थीटा एंगल होता है तो तुम समझ ही लो, आप सुन रहे हो तो साइन जीरो क्या हो जाता है, जीरो, लेकिन जब साइन 90 होता है तो वो 1 हो जाता है, मतलब फोर्स की वैल्यू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होती क्योंकि वो pm cos थीटा करके फॉर्मूला होता है। हायर क्लास में पढ़ोगे जब तुम 11th या 12th क्लास में फिजिक्स ऑप्ट करते हो, ठीक। सो यहाँ पर अभी समझ लो इतना कि पैरेलल है तो फोर्स जीरो, परपेंडिकुलर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर ही तुम यूज़ करोगे, ठीक। सो हमारे पास एक टर्म आता है अब, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अब हम देखते हैं ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ें आ गई। पहला करंट, करंट से तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगा सकते हो जो राइट हैंड रूल था, ठीक। अब उससे तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है। क्या समझा कि फोर्स परपेंडिकुलर हो तो लगता है मैग्नेटिक फील्ड और पैरेलल हो तो नहीं लगता है। तो हम समझेंगे फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, तो वो हमें बताएगा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। तो इसे देखते हैं क्या क्या कंसेप्ट कि मैग्नेटिक फील्ड्स में इंटरेक्शन हो रहा है। तो जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड कम है तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो मेरा फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन पता लगाने के लिए हमने यूज़ करा है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, या उन्होंने एक लेफ्ट हैंड रूल दिया है ना। कैसे समझने के लिए कि अगर तुम मैग्नेटिक अपना लेफ्ट हैंड ऐसे प्लेस करो, ठीक। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कैसे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पता लगाना है। सो ऐसे तुम्हें करना है, कैसे, ये जो फिंगर है ये तुम्हें बाहर आती हुई दिखाई दे रही है, ये दोनों क्या है, एक प्लेन में है। तुम्हें प्लेन समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्लेन में है और यहाँ पर ये थंब है, 4 फिंगर मिडिल फिंगर, ठीक। सो उन्होंने क्या एक्सप्लेन करा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक, सो इसमें जो फोर्स है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, थंब, कि ये फोर्स की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा 4 फिंगर और ये करंट करेगी मिडिल फिंगर, ठीक। सो ये कौन सी होगी, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर मतलब बीच की उंगली, और ये अंगूठा यानी कि थंब, ठीक। तो लेफ्ट हैंड रूल में बोला कि जो फोर्स होगा वो कौन बताएगा, थंब, मैग्नेटिक फील्ड 4 फिंगर और मिडिल फिंगर करंट, ठीक। सो इसका मतलब कि तुम्हें समझ में आया कि अगर तुम इसको देखो ध्यान से, इसके और इसके बीच में एंगल है 90 डिग्री, है ना। देखो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट मेरी तरफ है अभी, ठीक। तो इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच में एंगल है
90 डिग्री दिख रहा है, देखो 90 डिग्री फोर्स मैग्नेटिक फील्ड। एंड यहाँ से देखो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और करंट, मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स। ध्यान रखना थंब क्या है, फोर्स, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर करंट। ठीक, अब इसको कैसे भी देखना है तुम्हें उस तरीके से देखना है। अब समझो इस बात को कि कैसे एक दूसरे के तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। कैसे कि मैथ में तुमने पढ़ा एक्स वाई, सही बात है, ये चीज तो पढ़ी होगी, एक्स डैश वाई डैश। अब एक्स और वाई क्या है, दो प्लेन में, डायमेंशन है। वाई मेरी बता रही है ब्रेथ और एक्स बता रही है लेंथ। अब मैंने उल्टा ले लिया, तुमने देखा भी नहीं। ये क्या है, एक्स डैश वाई और वाई डैश। ठीक, सो ये था। सो एक्स मुझे बता रही है ब्रेथ और वाई बता रही है लेंथ। ठीक, और अगर मेरी जो थर्ड एक्सिस होगी वो होगी ऐसे, ठीक है, जो इस बोर्ड के प्लेन से, क्योंकि देखो बोर्ड में तुम क्या देख सकते हो, एक तुम्हें लेंथ दिख रही है, एक ब्रेथ दिख रही है, पर तुम हाइट नहीं देख सकती या उसकी जो थिकनेस है वो नहीं दिख रही। कैसे दिखेगी, अगर मैं सामने पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे पास 2D है, ये 2D चीज़ है, लेकिन रियल लाइफ में तो 3D चीज़ें होती हैं। सो हमारे पास जो जेड होगा वो ऐसे होगा, कुछ ऐसा आता हुआ दिखाई दे रहा होगा इसके बाहर। ठीक, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, और जो बाहर निकल रहा है इसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री होगा, और इसके बीच में ही। अब अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है जेड एक्सिस को, तो मैं जेड एक्सिस को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ जो कि एक्स और जेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल। अब तुम्हें देखने में लग रहा होगा कि ये ऐसे निकल रहा है। सो बात समझने की ये है कि ये जेड ऐसे ना हो के एक्चुअल में इसके सामने है, पर मुझे ऐसा दिखाना है तो जेड एक्सिस को मैं ऐसे तो दिखा नहीं सकता, ऐसा कुछ क्या बना दूं कि इसके बराबर आ जाए। तो तुम्हें ये समझना है कि इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, यानी कि जो करंट है वो परपेंडिकुलर होगा, फोर्स की डायरेक्शन ये, फील्ड की डायरेक्शन है, और ये परपेंडिकुलर होगा। अब लेफ्ट हैंड रूल देखो, ऐसे मैंने क्या समझाया था, फोर्स थंब बताता है, फील्ड ये फोर फिंगर बताती है, और करंट मिडिल फिंगर। देखो फोर्स प्लेन में है और फील्ड भी प्लेन में है, कि तुमने ऐसे रखा तो ये दोनों तो आ गए प्लेन में, लेकिन करंट देखो बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करंट कौन सी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो जेड एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तुमने पढ़ा है, ठीक, तो ये मेरी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, लेकिन करंट कौन बता रहा है, जेड एक्सिस, तो वो परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है। ठीक, सो अगर तुम्हें ये समझना है तो इस बात को समझना होगा कि इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, जो इसके बाहर आ रहा है जेड एक्सिस, तो ये मेरी करंट की डायरेक्शन होगी, फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें दोबारा कंसेप्ट समझो, कैसे कैसे मिडल फिंगर के तीनों चीज़ें में 90 डिग्री का एंगल है ना, फील्ड और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, फोर्स और करंट के बीच में 90 डिग्री एंगल है, फील्ड और करंट के बीच में 90 डिग्री एंगल है। फिंगर से मैंने समझा दिया, मैग्नेटिक फील्ड करंट के बीच में 90 डिग्री एंगल, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल, और फोर्स और करंट के बीच में भी 90 डिग्री एंगल। ठीक, अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन समझना, सिंपल क्वेश्चन है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है ऐसे, साफ दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, सो हमें बताना है कि ये फोर्स एक्सपीरियंस कहाँ करेगा। अब इसमें कंसेप्ट लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले और मैग्नेटिक फील्ड वाले भी, ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, समझो। अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो तुमने क्या समझा था, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो इसके जस्ट अपोजिट किसकी डायरेक्शन होती है, करंट की। तो करंट कैसे जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें बताना है कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स, वो बताना है कहाँ होगा। ठीक, मतलब डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, कहाँ होगी। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे शो करते हैं, इस वाली लाइन से, फोर फिंगर से, और ये थंब है। ठीक, तो यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन, अब करंट की डायरेक्शन क्या बाहर आ रही है, आंसर है नहीं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर है ना। तो करंट कुछ ऐसा है, करंट ऐसा है, ये करंट हो गया तुम्हारा, देखो करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। ये मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में, क्योंकि पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ब्लैक से शो करी गई है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है
और करंट की डायरेक्शन ये है, सो इसका फोर्स लगेगा इनटू द प्लेन, ठीक है, इनटू द प्लेन। सिर्फ रूल लगाना समझना है तुम्हें कैसे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर दी थी, करंट ऊपर तुमने निकाल लिया, और ये जो अंदर आ रहा है, अब फोर्स तुम्हें पता है, थंब बताता है, तो थंब तो अंदर जा रहा है, तो इनटू द प्लेन एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। एक क्वेश्चन और देख लो कि अगर मैंने बोल दिया ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और अब प्रोटॉन आया है, ठीक है, प्रोटॉन कैसे, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जहाँ प्रोटॉन होता है वहीं करंट की डायरेक्शन होती है, तो करंट भी क्या है, नीचे जा रहा है ना। सो देखो दोबारा से, करंट नीचे, करंट नीचे, मिडिल फिंगर करंट, मिडिल फिंगर करंट, फोर फिंगर क्या, फोर फिंगर फील्ड, और फोर फिंगर एफ से, फोर फिंगर एफ से फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वाला, और करंट आ गया मिडिल फिंगर, और जो थंब है, थंब क्या है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग मतलब फोर्स, ठीक, ऐसे ध्यान रखो, आराम से याद हो जाएगा। फोर्स मतलब स्ट्रांग, थंब क्या है, स्ट्रांग है, मिडिल फिंगर करंट, और फोर फिंगर से फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये और करंट की डायरेक्शन ये है, क्योंकि प्रोटॉन की डायरेक्शन है, तो फोर्स तुम्हें क्या दिख रहा है, बाहर आता हुआ, बाहर आता हुआ, मतलब आउट ऑफ द प्लेन या आउट ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक। सो ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल आते हैं। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाना आ गया है। राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर डिस्कस करेंगे, सो उसमें बहुत ही ज़्यादा इनका यूज़ होगा। अभी तुम्हारा काम ये है कि दोनों लेक्चर को लगातार दोबारा दो बार देख लेना, नोट्स अच्छे प्रिपेयर करो, साथ में जो बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो डायग्राम्स बता रहा हूँ वो किसी बुक में भी नहीं मिलने वाले तुम्हें, क्योंकि मैं खुद ही जो है इनकी जो टेक्स्ट है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट होते हैं एनसीईआरटी के वगैरह, वो पढ़ के उनका डायग्राम इंटरप्रेट करना, इमेजिनेशन करना, वो बात समझोगे तो अपने आप कंसेप्ट क्लियर होंगे और एग्जाम यूँ हो जाएंगे, ठीक। सो अभी तुम्हारा काम क्या है, इस वीडियो को देखो और ना नोट्स बनाओ, और जो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।